हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत 3। इसका पाठ नंबर 6 18वीं सदी का भारत। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स या फिर जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन और उसके साथ में जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट ये दोनों लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और कमेंट में भी ऊपर ही मिल जाएंगे। पहले नंबर की जो कमेंट होगी ना उस पर भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इनको देख सकते हो। अब शुरू करते हैं इसको, इन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ। तो मराठा शक्ति का उदय का मतलब है कि वो जो है पहले छोटा सा था। मराठा शक्ति का मतलब मराठे के नाम पे थोड़े से लोग थे, लेकिन ये धीरे धीरे ये जो इनका साम्राज्य विस्तार है वो बहुत बड़ा हो गया। वो कैसे हुआ वो हमको एक्सप्लेन करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन टाइप में आ सकता है आपका 3 या 5 नंबर में। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे हमको आंसर लिखना पड़ेगा इसका। औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति न केवल दक्षिण भारत में श्रेष्ठ बनी बल्कि उत्तर भारत में भी मराठा शक्ति का लोहा माना जाने लगा। यानी कि कह सकते हैं कि शिवाजी ने तो शुरुआत करी थी लेकिन शाहू जी ने जो है इसको और बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे राजा, बहुत सारे पेशवा आए इसके अंदर और उन्होंने धीरे धीरे करके इसको असीम शक्तियों का मालिक बना दिया। बालाजी विश्वनाथ एवं बाजीराव महान पेशवा थे। पेशवा जो है ना प्रधानमंत्री को कहते हैं, तो वो एक महान पेशवा थे ये दोनों बंदे। और मतलब पहले राजा और उसके बाद पेशवा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पेशवा ताकतवर होते गए और राजा को हटा ही दिया। फिर पूरा मामला वो चैप्टर के अंदर आपको सारा समझ में आ गया होगा अगर चैप्टर की वीडियो देखी है आपने। बालाजी ने मराठा संघ की नींव डाली। 1719 की संधि के अनुसार मराठों को 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिला था। अब ये जो है ना चौथ और सरदेशमुखी ये एक प्रकार का कर होता था। जैसे आजकल सरकार हमसे GST लेती है ना, तो वैसे ही जो है यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी नाम से राजा जो है कर लिया करता था। अब ये जो है मुगलों के इलाके थे, मुगल राजा अलग थे ना, मराठे अलग थे, तो मुगलों के इलाके थे लेकिन इन्होंने अधिकार कर लिया मतलब एक तरीके से। तो उनको जो है वो पैसा जो कमाई का टैक्स का पैसा था वो सारा मराठों को देना पड़ने का जो उन्होंने कुछ संधि वंधि कर ली। अब 1752 में सम्राट और पेशवा के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार सम्राट ने मराठों को मुगलों के अधीन क्षेत्र जैसे पंजाब, राजपूताना, सिंध, मुल्तान आदि से चौथ लेने का अधिकार दे दिया। मतलब कि अब जो है जो बचे हुए क्षेत्र थे ना मुगलों के, उनका भी अधिकार इन्हीं को मिल गया मराठों को। इसके बदले में इन्होंने जो है क्या बोला कि मराठों ने मुगलों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। यानी कि अगर किसी राज्य के साथ में जो है किसी सल्तनत के साथ में उनका युद्ध होता है मुगलों का, तो वो उस युद्ध में जो है मराठे लड़ेंगे, मुगल नहीं लड़ेंगे। और पैसा किसको जाएगा? पैसा भी मराठों को जाएगा, नुकसान भी मराठों का होगा। बस तुम आराम से बैठे रहो। दिल्ली दरबार में मराठों ने हिंदुस्तानी अमीर वर्ग का समर्थन किया। दो वर्ग हुआ करते थे वहाँ पे, तो जो है ना इन्होंने हिंदुस्तानी अमीर वर्ग का समर्थन किया। इनकी ताकतें ज़्यादा थी और मराठे इस वर्ग के साथ मिलकर सम्राटों को गद्दी पर बैठाने और उतारने लगे। यानी कि वो राजा बनाना किसको है वो भी इनके कंट्रोल में आ चुका था। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत के तीसरे युद्ध का क्या महत्व है? या तो आपसे ऐसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक है, सेम सा ही उत्तर है, मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, अगर वो आ जाए तो यही लिखना है। ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हो गए, यानी कि युद्ध हार गए मराठे, और अनेक मराठा सरदार युद्ध क्षेत्र में मारे गए। इस युद्ध में मराठों की अपार जनहानि हुई। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया। मतलब कि मराठे जो है ना दक्षिण से आए थे और उधर से आते आते जो है हरियाणा के क्षेत्र तक भी फैल चुके थे ये ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा में। और उस टाइम पे जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला करा तो इनको बेचारों को इतनी मार पड़ी कि ये बेचारे इनके नेता, लीडर्स, सेनापति सब मारे गए उस युद्ध में। इस पानीपत के तीसरे युद्ध में बहुत खतरनाक भीषण लड़ाई हुई थी और उसके चलते इतना दम नहीं बचा कि वापिस से ये यहाँ पे आके कब्जा भी कर सके। तो ये वापिस छोड़ के अपना मराठा जो है अपने क्षेत्र में भाग गए थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
प्लासी के युद्ध का वर्णन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है ना, अभी तो आपका 6th चैप्टर आई थिंक ये, तो 6th चैप्टर से जो है आपका 7th में 8th में इन दोनों चैप्टर में सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से याद रख लेना, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ये तो जरूर याद रखना ही रखना है इस क्वेश्चन में। तो चलो वर्णन करना है हमको पूरे का पूरा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति सावधान रहने का परामर्श भी दिया। अब सिराजुद्दौला अनुभवहीन था, यानी कि उसको कोई पता नहीं था भाई क्या है अंग्रेज, क्या चीज़ भला है। उसका अंग्रेजों से संघर्ष हो गया। संघर्ष का मतलब है लड़ाई हो गई नवाब के द्वारा। अब संघर्ष थोड़ा अच्छा सा लगता है ना कि संघर्ष हो गया, अब सीधी सीधी कहेंगे कि भाई कुत्तक मचा लिया उन्होंने, तो अब उस मामले में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसीलिए कहते हैं संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई थी। वैसे नवाब के द्वारा अंग्रेजों की किलेबंदी करने पर नवाब ने अंग्रेजों के कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों ने बुद्धि लगाई। षड्यंत्रों के द्वारा अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति और बंगाल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को लालच देकर खरीद लिया, जिसके कारण 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी एक जगह है वहां पे युद्ध हुआ था, तो इसी कारण इसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। अब हार क्यों हुई थी? क्योंकि इसका जो बड़ा सेनापति था वो भी इसके साथ नहीं, इसके जो मंत्री थे वो भी इसके साथ नहीं, सबको पैसा खिला रखा भाई अंग्रेजों ने मस्त वाला। तो ये कोई नहीं आया, ये बेचारा अकेला थोड़े से छुटके से लोगों के साथ में भाग गया युद्ध लड़ने। उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। अब ये मीर जाफर जो है ना, इसी का सेनापति था और हरामी निकला। सिराजुद्दौला मरने के बाद में अंग्रेजों ने इसी को नवाब बना दिया वहाँ का, मीर जाफर को, जबकि पहले ये सेनापति था। बाद में इसको भी पेल दिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेज तो थे ही नेक्स्ट लेवल के। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? यानी कि हमको विशेषताएं बतानी है कि कैसी उस समय जो है समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। कृषि आधारित परंपरागत अर्थव्यवस्था का होना, यानी कि उस समय जो है ना कृषि आधारित परंपरागत कृषि के ऊपर ही सारा कुछ सिस्टम निर्भर करता था। ग्रामीण सामाजिक संरचना का आत्मनिर्भर होना, प्रकृति पर निर्भर संसाधनों का होना, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं पुरुष प्रधान समाज का होना, भारतीय समाज में मध्य वर्ग का उदय होना। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कहता भाई इंपॉर्टेंट है, बस लिखना पड़ा क्योंकि यार दिक्कत क्या है, ये वो क्वेश्चन है जिसके रेयर ही चांस है, बट पूछ भी लेते हैं कई बार जो है ना, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। सो मेरे को ये लिखना पड़ा, नहीं तो मेरा मूड नहीं था इस क्वेश्चन को लिखने का। तो इसको आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो, आपकी वो इच्छा है कि भाई ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे तो इसको छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित हुआ? यानी कि एक स्वतंत्र राज्य, पहले अवध जो है मुगलों के अधीन था, तो मुगलों से वो एक अलग राष्ट्र, आज़ाद राष्ट्र कैसे बन गया वो हमको यहाँ पे बताना है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सयादत खां बुरहान उल मुल्क, नाम याद रहेगा? मुझे तो नहीं रहेगा भाई, तेरे को तुमको रहता हो तो देख लो। तो जो भी है इस बंदे ने करी थी, क्योंकि आपका पेपर मेरा पेपर नहीं है तो आप ही को करना पड़ेगा याद भी। उसकी नियुक्ति 1722 में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। उसने विद्रोही जमींदारों को दबाया, उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की और उन्हें भू राजस्व देने पर विवश किया। भू राजस्व जो है ना, भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर जो कर लेते थे, तो वो मजबूरन जबरदस्ती उनसे कर लिया गया। उन्होंने प्रशासन और सेना को श्रेष्ठ बनाने का भी प्रयास किया। उसने अवध के किसानों की दशा सुधारने का प्रयास किया और जमींदारों के अत्याचारों से उनकी रक्षा की। उसकी 1739 में मृत्यु के बाद उसका भतीजा सफदरजंग अवध का शासक बना। मतलब इसने आज़ाद घोषित कर लिया, थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद इसका जो भतीजा राजा बना, उसने रुहेलों और पठानों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने मराठों और जाटों के प्रति मित्रता की नीति अपनाई और रुहेलों और पठानों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त की। सफदरजंग ने 1754 तक शासन किया। तो ये टोटल मामला था जो कि अवध के अंदर हुआ था और इस प्रकार से वो एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था। ये मैंने इतना बड़ा इसीलिए लिखा है, अगर 3 नंबर में आता है तो लिखना पड़ेगा पूरे का पूरा, लेकिन अगर कई बार होता क्या है कि 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, कर देते हैं भाई। अब हमारे हाथों में थोड़ी ना, मेरे को थोड़ी ना पेपर बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है ना उसकी मृत्यु 1739 में मृत्यु से पहले अत्याचारों से उनकी रक्षा की, बस यहाँ तक आपको लिखना है। अगर ये 2 नंबर में आता है ठीक है, अगर 3 नंबर में आता है पूरा लिख लेना है ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित हुआ? यानी कि एक आज़ाद राष्ट्र। अभी हम किसके बारे में पढ़ के आए? अवध के बारे में। अब हम जानेंगे हैदराबाद के बारे में। तो दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में की थी। उसने
सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके इनाम के तौर पर मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दी थी। मुगल सम्राट की निर्बलता का लाभ उठाकर, अब मुगल शासकों में क्या चल रहा था, जब उनका कोई शासक बचा ही नहीं, मृत्यु के पश्चात जो है ना, शासकों का आता ना पता, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो सभी राष्ट्रों ने आज़ाद घोषित कर लिया था अपने आप को उस टाइम पे। तो इन्होंने भी किया, मुगल सम्राट की निर्बलता का फायदा उठाते हुए मुगलों की अधीनता मानने से मना कर दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। उसने मुगल शासक की अनुमति के बिना युद्ध और संधियां भी कर ली। वह अपने राज्य का विस्तार करने लगा और इसी के चलते बाजीराव ने 1728 में पालखेत के युद्ध में उसको हरा दिया। किसको हरा दिया? निजाम उल मुल्क को, जो राजा बना बैठा था, जिसके कारण उसने मराठा संघ को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। ये 2 कर याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ये कई बार जिक्र आता है इनका, उस समय यही चलते थे मराठों के टाइम पे। तो ये 2 कर उन्होंने बोला कि चलो हम तुमको दे देंगे, तुम हमको जिंदा छोड़ दो। 1748 में निजाम की मौत हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग में हैदराबाद के सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गया। उनके आपस में एक उत्तक मच गए। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का और अंग्रेजों ने नासिर जंग का पक्ष ले लिया। फ्रांसीसियों ने एक षड्यंत्र से नासिर जंग का वध करवा दिया और मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठा दिया। आगे के शासक कमजोर सिद्ध हुए, जिसके कारण हैदराबाद की स्थिति कमजोर होती चली गई और 1798 में निजाम अली ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और हैदराबाद अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। और मतलब जो एक आज़ाद राष्ट्र था ना, वो ऐसे धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं ये थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से जो है, मैंने इतना बड़ा इसीलिए लिखा है ताकि आधा तो याद रहेगी, कहानी अजीब सी कहानी सी है ज़्यादातर, ठीक है। तो स्टार्टिंग की लाइनें तो रट लेते हो आप लोग, बाद वाली नहीं रहती, तो आधा सा भी कर लोगे काफ़ी है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछेंगे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद अंग्रेजों का गुलाम कैसे बन गया, तो ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। फिर उस केस में, तो उस केस में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया, मतलब पूरी स्टोरी लाइन लिख दी आपके लिए, ताकि आपको इजी रहे। आपको कहानी मेन होता है, देखो प्रश्न तो सब लोग को समझ आ जाएगा, लिखना क्या है। अगर आपको उत्तर पता है, उसकी कहानी पता है, उसके बारे में पता है, तो आप लिख दोगे। इधर उधर से रट के कोई नहीं जाता भाई। अगर आप रट के जाते हो ना, तो क्या ही बोलूँ फिर मैं यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मेन होता है कहानी याद रखनी है, थोड़ी सी स्टोरी लाइन की, भाई क्या क्या हुआ था, और कुछ तारीखें याद रखनी है। सारी तारीखें याद किसी को नहीं रहती, 2-4 तारीखें मेन सी होती है जो चैप्टर्स के अंदर, वो कर ली है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उस हिसाब से करोगे, अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा। अगर आप ऐसे बैठ के रटने लगोगे तो भाई शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे आपकी रट रट के। फिर चलो देखते हैं, कर्नाटक एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। देखो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कर्नाटक की जगह हैदराबाद लिख देंगे यहाँ पे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद क्या परिस्थितियाँ उसके सामने आई। तो या तो ऐसे पूछेंगे, कर्नाटक का मैंने लिख दिया इसी टाइप से, या फिर कर्नाटक स्वतंत्र राज्य कैसे बना, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई ऐसे रैंडमली। तो मैंने डिटेल जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। चलो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार, देखो सब लोग कमजोरी किसकी कमजोरी फायदा उठा रहे हैं? मुगलों की, क्योंकि मुगलों का राजा मर गया और उसके बाद ही सारा कांड हुआ। साहब बोले हम नहीं तुम्हारे गुलाम। ऐसा होता ना कि जैसे घर का मालिक मर जाता है और नौकर बहुत सारे पाल रखे हो, तो सारे नौकर बोलेंगे हम नहीं है तुम्हारे नौकर, चलो पलटी हो लो यहाँ से, ये घर आधा घर मेरा, आधा तेरा, उधर मेरा, तो ऐसे बट जाते हैं फिर संपत्ति, अगर कोई ना हो तो वहाँ पे। तो वही सीन हो रखा था मुगलों के साथ में, उनका संभालने वाला तो कोई था नहीं। तो इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार सयादत उल्ला खान ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सयादत अली खान यहाँ का नवाब बना, लेकिन हैदराबाद की तरह कर्नाटक में भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गए कि राजा कौन बनेगा। दोस्त अली खान की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन नवाब बना, तो उसके दामाद चंदा साहब ने कर्नाटक की गद्दी पर अपना दावा पेश किया और गद्दी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए फ्रांसीसियों की शरण ले ली। फ्रांसीसियों से बोले कि भाई साहब हमारी मदद कर दो। और फ्रांसीसियों की सहायता से चंदा साहब ने कर्नाटक पर हमला करके अनवरुद्दीन को हरा भी दिया। चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया, लेकिन अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई। अंग्रेज सोच रहे थे हम राज करेंगे, भाई तू कहाँ से टपक गए फ्रांसीसियों। तो अंग्रेजों ने चंदा साहब की राजधानी अकाट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। अब वो राजा भी मर गया, दूसरा राजा भी मर गया। अब कर्नाटक अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। हैदराबाद और कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों की आपस में लड़ाई मच गई कि भाई राजा तो है नहीं, चलो हम राज करेंगे। तो राज करने के लिए बचे अंग्रेज और फ्रांसीसी। इन दोनों के आपस में 3 युद्ध हुए और फाइनली फ्रांसीसी मारे गए, मतलब भाग गए छोड़ के, और अंग्रेज वहां पे जिंदा बच गए। तो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था बाद में ये।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाट राज्य की स्थापना पर चर्चा कीजिए। मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक और धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यद्यपि संघर्ष को कुचलने के बाद भी जाट नेता राजाराम और चूड़ामन के नेतृत्व में संघर्ष चलता रहा। बहादुर शाह प्रथम ने संघर्ष को कम करने के लिए जाटों से समझौता करके चूड़ामन को मुगल दरबार में 1500 जाट और 500 का मनसबदार बना दिया। अब ये जो है ना, एक बोल सकते हो एक अच्छा सा पद उसको दे दिया, नौकरी दे दी उसको। फिर भी चूड़ामन ने मुगल सम्राट की दुर्बलता का फायदा उठाते हुए शक्तिशाली बनने का प्रयास किया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह उसके बेटे सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सूरजमल एक चतुर योग्य नेता था। तो ये जो है इस तरीके से इनकी स्थापना हुई। कई सारे नेताओं ने मिल मिला के मतलब इन्होंने कोशिश भी करी थी मुगलों ने कि भाई ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये थे आपके इस चैप्टर से मेन पॉइंट्स। देखो आपको जो है मेन जो फाइनली अगर आपको चाहिए ना कि भाई कंप्लीट बुक में से जो खतरनाक वाले क्वेश्चन, खतरनाक वाले समझते हो ना, मतलब कि भाई ये क्वेश्चन की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको जो है बुक में से 10-15-20 क्वेश्चन जो आपको छांट के दे दूंगा कि भाई ये तो जरूर कर दें आपको। तो अगर आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में बता देना। बाकी मैंने हर एक चैप्टर में से जो है ना वो क्वेश्चन दे रखे, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर प्रिपरेशन के लिए भी क्वेश्चन चाहिए होते हैं। ऐसे क्या कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दूसरे टाइप से आ जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लिख रखे हैं। बाकी जो है पेपर्स में जैसे जैसे आते रहेंगे ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा मैं वेबसाइट के ऊपर। और बाद में अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं, तो वीडियो भी बना दूंगा अलग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर सॉल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाली है इसी चैनल के ऊपर। तो यार जुड़े रहो चैनल के साथ में। तुम जुड़ते नहीं हो, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते यार। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब सब्सक्राइब करके बैठो और मैं आपके लिए नई नई वीडियो और बनाऊँ, मज़ा आए, मुझे भी आपको भी मज़ा आए। चलो कोई ना, आपकी इच्छा भाई, आप सब्सक्राइब करो ना करो। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड का तो सारा कंटेंट कराने वाला है यार बेसिकली। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी दबा लेना मन करे तो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।